जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर नंबर 52 में। और आज दोस्तों 52 लेक्चर है, यानी कि 52वां लेक्चर है। और आज मैं एंसेंट हिस्ट्री का जैसा कि फाउंडेशन आपके दोस्तों आज 52 लेक्चर है। यूपीसी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 का बैच मैं अपने हाथों से ले रहा हूँ। और आज 52 डे है और 52 लेक्चर है। और कल मैंने हिस्ट्री के नाम पर आपको पढ़ाया था, अभी हमने एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट की है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है, अभी महाजनपद पीरियड मैंने कल पढ़ा दिया है। 16 महाजनपद को कल मैंने डिटेल में डिस्कस किया। मैं दोस्तों चैलेंज करता हूँ कि ऐसे लेक्चर आपको यूट्यूब पे इतिहास में फ्री में तो ना मिलने वाले कहीं पे। ठीक है, ये बात आप मान के चलिए। पैड में भी जो है ये कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप इस लेक्चर को देखिए और समझदारी की बात कीजिए कि मैं कैसे समझाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पास वाला कोई इरादा नहीं होता है, वरना मैं 5 मिनट में पढ़ा के निकल लूँ। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा और यूपीसी के लेवल की तुम्हारी तैयारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। कल मैंने 16 महाजनपद, सबसे पहले जो है थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि टाइमलाइन चल कहाँ रही है। तो टाइमलाइन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ दोस्तों, हमने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो ये हिस्ट्री है, ठीक है, ये मान लो ये टाइमलाइन है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 1000 था, 1000 BC के बाद जो है क्या शुरू हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, फिर मैंने बताया लेटर वैदिक पीरियड जो है शुरू हो गया। उसके बाद जो है जब लेटर वैदिक पीरियड चल रहा था, ठीक है, तो इसी समय क्या चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड यहाँ से 1000 BC के बाद क्या शुरू हो गया, लेटर वैदिक पीरियड। इसी समय यहाँ पे आयरन की खोज हो चुकी है, आयरन लोहा मिल चुका है। आयरन मिला, लोहा मिला, लोहा मिला, हथियार बनेंगे, वेपन बनेंगे, वेपन बनेंगे, फॉरेस्ट क्लियर होगा, फॉरेस्ट क्लियर होगा, एग्रीकल्चर होगी, एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस फूड होगा, सरप्लस फूड होगा, सिटी बनेगा। तो ये सेकंड अर्बनाइजेशन है। ऐसे ही फिनोमेना मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिस्कस किया। जब सिटी बनेंगे तो यहाँ पे क्या बनेंगे, जनपद। और कितने महाजनपद यहाँ पे बने, तो महाजनपद यहाँ पे टोटल जो बने हैं वो 16 बने। कितने बने, 16। उसमें से एक पावरफुल निकलेगा जिसका नाम मैंने कल क्या बताया था दोस्तों। ये आप आज 52 लेक्चर देख रहे हो, 52वां लेक्चर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले लेक्चर देख के आएँ तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। 20 लेक्चर में नहीं कूदा जाता है। मगध दोस्तों, इसमें से एक पावरफुल जो है किंगडम बाहर निकल के आएगा जिसका नाम होगा मगध। ठीक है, और मगध जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है आप देखोगे कि मगध का जो है वर्चस्व बढ़ेगा जा करके। ठीक है, और मगध जो है यहाँ पे राइज होगा। ठीक है, और ये मगध का राइज कहाँ से शुरू हो रहा है तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि 1000 BC के बाद लेटर वैदिक एज में, उसके बाद शुरू हो गया 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपद के बाद एक उसमें से पावरफुल बहुत एलीट निकला जा करके जिसका नाम क्या था, मगध। तो मगध का जो है सबसे पहले मैप देखिए, मगध का एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखो 16 महाजनपद थे, कल मैंने आपको बताए थे। उसके बाद क्या हुआ, ये दोस्तों मगध देखिए कितना छोटा सा है, समझ रहे हो। ये तो आप देखिए, ये मैं सब क्या दिखा रहा हूँ, आप पहले इसको गौर से देखिए। ये देखिए मगध देखिए कैसे कैसे फैला है। मगध का एक्सपेंशन देखिए, ये मगध का एक्सपेंशन दिखाया जा रहा है कि मगध फैला कैसे कैसे है। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए कब्जा कैसे हो रहा है, पूरा भारत को कब्जा कर लिया। समझ रहे, मगध देखो कितने छोटे इलाके से शुरू हुआ है। ये देखो बिंबिसार के समय, ये अजातशत्रु के समय, ये शिशुनाग के समय, ये नंदा डायनेस्टी के समय, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये चंद्रगुप्त या बिंदुसार, अशोक के समय, अशोक के समय पूरा भारत, समझ रहे हो, अखंड भारत। तो ये चीज़ आप लोग समझ में आई कि कैसे कैसे जो है मगध का एक्सपेंशन हुआ है। एक छोटी सी जगह थी और उसके बाद जो है मगध एक्सपेंड होता चला गया। तो अब जो है हम बात करने वाले हैं मगध के बारे में, स्पेशली मगध के बारे में, क्योंकि मगध ही की पूरी लीला है। ठीक है, इसी की पूरी लीला है। तो चलिए कथा को स्टार्ट करते हैं। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो, तो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए तो महाजनपदा के बीच में आपस में जो 16 महाजनपद थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट होते थे। और उसमें से एक जो है बहुत पावरफुल निकला जिसका नाम था मगध। और मगध एक वास्ट एम्पायर था, बड़ा एम्पायर बना, मतलब सब ने कब्जा कर लिया, मतलब सब 16 जो है वो जले गए तेल लेने। मगध जो है सबसे ऊपर निकल के आया, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की अपनी। और बिंबिसार यहाँ का राजा बना, बिंबिसार। अच्छा, बिंबिसार किस डायनेस्टी से आता था, तो बिंबिसार भैया आता था हरियाणा डायनेस्टी से। दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो हरियाणा डायनेस्टी से जो है बिंबिसार आता था, जिसने जो है 52 ईयर्स रूल किया। कहाँ से कहाँ तक, तो 544 BC में आया था। अब आपको ईयर भी पता चल गया कि मगध कहाँ से शुरू हो रहा है, 544 से। ठीक है, तो 544 से मगध स्टार्ट हुआ है। इससे पहले क्या थे, तो इससे पहले ये सारे 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो 544 से ये मगध शुरू हो रहा है। ठीक है,
डायनेस्टी वगैरह प्रॉपर मतलब कि ये डायनेस्टी वंश है। डायनेस्टी का मतलब होता है दोस्तों कि एक परिवार है, उसकी फैमिली के लोग चलेंगे एक समय तक, मरने के बाद और फिर उसका दूसरी डायनेस्टी आएगी, ऐसे चलता है मामला। तो जो है बिम्बिसार की बात की जाए तो ये हरेनका डायनेस्टी से आता था, ठीक है। इसने 52 साल रूल किया, 544 से लेकर के 492 ईयर्स तक, ठीक है। महावंशा में जो अगर बात किया जाए तो इसके फादर ने जो अपॉइंट किया था 15 साल की उम्र में, ठीक है। और ये फाउंडर नहीं था, मैं आपको बता दूं कि ये जो है अपनी डायनेस्टी जो है उसका फाउंडर नहीं था, ये फाउंडर नहीं था डायनेस्टी का। ये कंटेम्प्रेरी किसका था? बिम्बिसार जो है वो कंटेम्प्रेरी था बुद्धा और महावीर का। तो बुद्ध और महावीर जो है इसी के समय हुए। किसके समय हुए? बुद्ध और महावीर जो है इसी के समय हुए। याद रखिएगा, बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि हरेनका डायनेस्टी, बहुत से लोग मिसअंडरस्टैंडिंग में रहते हैं, वो समझते हैं कि बिम्बिसार ने ही फाउंड किया है। दरअसल रियलिटी ये है कि बिम्बिसार ने नहीं, बल्कि जो है इसके फादर जो है इसको सौंप गए थे 15 वर्ष की उम्र में ये साम्राज्य, ठीक है। तो फादर इसके थे हरेनका डायनेस्टी शुरू करने वाले। दोस्तों सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी आ रही है? याद करो, हरेनका डायनेस्टी आ रही है। कौन सी डायनेस्टी बेटा? हरेनका। तो एक बार यहाँ पे बना लो, 544 से कौन सी डायनेस्टी शुरू हो रही है? हरेनका डायनेस्टी, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया? बिम्बिसार। तो बिम्बिसार जो है उसको कौन दे गया था? उसके फादर दे गए थे, फादर ही उसका फाउंडर थे, ठीक है। तो ये बिम्बिसार इसका फाउंडर नहीं था इस डायनेस्टी का। बुद्ध और महावीर इसी के समय थे, बिम्बिसार के समय। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैं बुद्धिज्म पर लेक्चर लूँगा, फिर महावीर पर लेक्चर लूँगा तो बताऊँगा। और दोनों ही को जो है इक्वल रिस्पेक्ट मिलती थी बिम्बिसार के द्वारा, ठीक है। बिम्बिसार दोस्तों अपनी डिप्लोमेसी के लिए जाना जाता था, इसकी डिप्लोमेसी काफ़ी अच्छी थी। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति, समझ रहे? तो कूटनीति इसकी काफ़ी अच्छी थी। और बिम्बिसार जो है वो मगध को जो है पैरामाउंट पावर देता है, मतलब अच्छी खासी पावर जो है इसके समय में थी। इसने 3 प्रोन्ज्ड पॉलिसी अपनाई। 3 प्रोन्ज्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि देखो, आप क्या समझते हो कि जो आज जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस होते हैं, मतलब जैसे आज मान लो कोई शादी ब्याह होता है तो उसका पीछे कारण क्या होता है? 2 परिवार को मजबूत करना, 2 फैमिली को मजबूत करना, ठीक है। यही तो होता है ना, रिलेशन इसे बनता है। तो इसने क्या किया? इसी का फ़ायदा उठाया। इसने किया कि मैट्रिमोनियल अलायंस करना स्टार्ट कर दिया। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब ये दोस्तों बहुत पुरानी परंपरा है, आज भी दरअसल इसी का मतलब होता है। मैट्रिमोनियल मतलब जैसे मान लो किसी जगह को कब्जा करना है, ठीक है, या मान लो कहीं पर अपना प्रभुत्व जमाना है, तो क्या कर लो, वहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंस कर लो, यानी कि वहाँ पे मैरिज कर लो। सीधी सी बात है कि आपको जो है फिर वहाँ पे अच्छा दर्जा मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि पता ही होता है आपको, ठीक है। तो ये तरीका सबसे बढ़िया इन्होंने निकाला कि मैरिज कर लो, ठीक है। फ्रेंडशिप कर लो स्ट्रॉन्ग रूलर के साथ। स्ट्रॉन्ग रूलर से क्या करना है? फ्रेंडशिप करनी है, दोस्ती कर लो। और वीक जो नेबर है उसको मार के ख़त्म कर दो, ठीक है, यानी कि कॉन्क्वेस्ट कर लो। तो इसने 3 प्रोन्ज्ड पॉलिसी, इसी को कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस। मित्रता कर लो, ठीक है, मतलब जो जिसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस हो रहा है वो कर लो, यानी कि मैरिज कर लो, ठीक है। और फ्रेंडशिप कर लो जो पावरफुल हो तुमसे, और जो कमज़ोर है उसको जीत लो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। हरेनका डायनेस्टी जो है इसका फाउंडर जो कौन था? तो इसका फाउंडर था ग्रैंड फादर ऑफ बिम्बिसार, ठीक है। तो बिम्बिसार के जो ग्रैंड फादर थे वही इसके फाउंडर थे, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। फादर होंगे, ग्रैंड फादर क्या होंगे पता नहीं, मतलब कुल मिला के चलो बिम्बिसार नहीं था, ठीक है। एक जगह ग्रैंड फादर लिखा है और एक जगह फादर लिखा है। ये देखो फादर लिखा है ना, तो ग्रैंड फादर ही होगा मेरे हिसाब से, ग्रैंड फादर नहीं होंगे, जो भी हो, लेकिन ये इतना मान लो बिम्बिसार नहीं है, बस इतना समझ लो। एक्चुअल फाउंडेशन जो है बिम्बिसार के द्वारा ही रखा गया था, मतलब फाउंडेशन जो है इस अम्पायर का, जो हरेनका डायनेस्टी है, ठीक है, ये मगध का पहला फाउंडेशन कौन रख रहा है? एक्चुअल फाउंडेशन, एक्चुअल की बात हो रही है, बिम्बिसार ही शुरुआत कर रहा है अच्छे से। और ये 544 से लेकर के 492 तक रहेगा। कब तक रहेगा? इतना रहेगा, 492 तक ये रहेगा। कौन रहेगा? ये रहेगा बिम्बिसार, ठीक है। ये हरियाणा डायनेस्टी में बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आया। ये दोस्तों बुद्धा और महावीर इसी के समय थे। इसने अपनी कैपिटल क्या बनाई? राजधानी क्या बनाई? राजगृह राजगृह, ये आप देखिए ना, ये राजगृह है छोटी सी, समझ रहे हो? ये जो आपने अभी देखी थी ये बेटा राजगृह थी, छोटी सी राजधानी राजगृह। फिर देखो कैसे एक्सपेंड हुई है बाद में। तो इसके समय में राजगृह इसकी कैपिटल थी, ठीक है। और राजगृह जो है वो कैसी थी? वो 5 हिल यानी कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, ठीक है। 5 पहाड़ियाँ थी राजगृह के आसपास, बिहार में पड़ती है। इसको सेनिया भी कहा जाता था। सेनिया मतलब इसका नाम क्या था? श्रेणिया। श्रेणिया का मतलब होता है फर्स्ट किंग, जिसके पास जो है स्टैंडिंग आर्मी थी,
ठीक है, ये पहला राजा था जिसके पास स्टैंडिंग आर्मी थी और इसलिए इसको हम श्रेणियाँ भी कहते हैं। बिम्बिसार की अगर बात की जाए तो इसने इसकी रिवालरी किसके साथ थी, इसकी दुश्मनी किसके साथ थी? अवंती का जो किंग था ना, मैंने कल बताया था, प्रद्योत, तो प्रद्योत के साथ इसकी जो है दुश्मनी थी। ठीक है, प्रद्योत से इसका हमेशा रहता था 36 का आंकड़ा। लेकिन बाद में जो है बिम्बिसार जो है एक रॉयल फिजिशियन भेजता है जीवक को उज्जैन में, तो जीविका को जो है उज्जैन में भेजता है जब जो है प्रद्योत के पास जॉन्डिस हो जाती है। प्रद्योत को एक बार क्या होता है, जो अवंती का किंग है प्रद्योत, उसको एक बार जब जॉन्डिस हो जाती है तो ये जो है जीवक को भेजता है बिम्बिसार, ठीक है, फिजिशियन को उज्जैन। ठीक है, और बिम्बिसार की अगर बात की जाए तो उसने अंग को जीत लिया था। अंग का मतलब ईस्ट बिहार, कल मैंने बताया था। ठीक है, किसको हराया था? ब्रह्मदत्त को। ठीक है, तो अंग को जीतने वाला कौन था? यही था जिसका नाम था बिम्बिसार। ठीक है, और अंग की कैपिटल जो है चंपा थी, जो कि इनलैंड मरीटाइम ट्रेड के लिए काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। तो इसने 3 मैट्रिमोनियल जो अलायंस थे उसको काफ़ी मजबूती दी और मैरिज रिलेशन जो है इस्टेब्लिश किए डिफरेंट प्रिंसली फैमिलीज के साथ, और डिप्लोमेटिक जो है रिलेशन उन्होंने इस्टेब्लिश किए। मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस कर लो, ठीक है, बढ़िया है। एक्सपेंशन भी किया, जैसे अंग का मैंने बताया, अंग। तो इसकी 3 वाइफ थी। इसकी वाइफ कितनी थी? 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था कौशल, नहीं, फर्स्ट वाइफ का जो थी वो कौशल से थी और उसका नाम था महाकोसा। महाकोसा मतलब ये सिस्टर थी किसकी? प्रसेनजित की। तो प्रसेनजित जो था, प्रसेनजित कहाँ का था? कल मैंने बताया था। मैं बताओ प्रसेनजित किस किंगडम, किस महाजनपद का प्रसेनजित राजा था? बताओ, कल मैंने पढ़ाया था। तो कौशला जो थी, महाकौशल, ठीक है, वो इसकी पहली वाइफ थी। ठीक है, अरे इसमें लिखा ही है कौशल। ठीक है, तो कौशल का राजा था जो प्रसेनजित, उसकी सिस्टर का नाम था महाकौशल। तो उससे ही जो है ये जो है उसकी फर्स्ट वाइफ थी, जो है जिसने जो है इसको दहेज में क्या दिया? डाउरी में इसने दिया है काशी, वही वाराणसी वाला, और रेवेन्यू दी है 1 लाख कॉइन की। ठीक है, तो दहेज में जो है इसको ये मिला है काशी और 1 लाख कॉइन। इसकी सेकंड वाइफ का नाम था चेलना। ठीक है, जो लिच्छावी की प्रिंसेस थी, ठीक है, महारानी थी, और ये वैशाली से आई थी। ठीक है, ये दोस्तों चेलना वही है। ठीक है, चेलना ये वही है जिसकी गोश्त से अजातशत्रु पैदा होगा। चेलना से ही जो है अजातशत्रु पैदा होगा। ठीक है, और ये अजातशत्रु जो है ये इतना खतरनाक आदमी है, अभी तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। इसकी थर्ड वाइफ का नाम था, क्या नाम था? थर्ड वाइफ जो थी वो किसकी थी? मादरा एक क्लान होती थी पंजाब में। ठीक है, तो उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था, दिया नहीं है। ठीक है, तो मादरा क्लान कहाँ थी? पंजाब में। तो उसकी बेटी जो है उसका विवाह इसके साथ हुआ था, बिम्बिसार के साथ। ठीक है, तो थर्ड वाइफ थी। इट इज़ बिलीव दैट गांधार रूलर ऑफ तक्षशिला, गांधार का जो रूलर था तक्षशिला का, ठीक है, पुक्कसती, उसका नाम क्या था? पुक्कुसती, या कह लीजिए पुष्करण सरिन। ये एक रूलर था, कहाँ का? गांधार रूलर ऑफ तक्षशिला। इसने जो है एक एम्बेसी भेजी थी बिम्बिसार के पास, ये बात याद रखिएगा, इसने एक एम्बेसी भेजी थी बिम्बिसार के पास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों अजातशत्रु। तो बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु जो है संभालता आकर के राज व्यवस्था। और अजातशत्रु दोस्तों एक ऐसा, मतलब कह लीजिए, ठीक है, ऐसा दोस्तों माना जाता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता को मार के गद्दी हासिल की थी। समझ रहे हो? देखो कितना मतलब जो है अजातशत्रु, नाम इसका क्या है? अजातशत्रु। ठीक है, लेकिन इसने जो है अपने पिता को मार करके गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो 492 से लेकर के 460 BC तक इसका जो है कार्यकाल रहा है। ये सबसे पावरफुल था, बहुत एग्रेसिव था। इसका नाम अजातशत्रु था, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, लेकिन इसके बहुत शत्रु थे। ठीक है, और बहुत पावरफुल था, एग्रेसिव रूलर था हरियाणा डायनेस्टी का। ठीक है, और इसने अपने फादर की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थी, तो इसने मिलिट्री जो है कब्जा की और इसने कौशल को जीत लिया। ठीक है, ये वही कौशल है, ठीक है, प्रसेनजित वाला, उसको ही जीत लिया। ठीक है, मतलब इसके लिए कोई रिलेशन नहीं, सिंपल सा ये है कि जीतो, कब्जा करो। ठीक है, एक रूल होता है, एक रूल ये होता है, किंगशिप नोच नो किंगशिप, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि राजा जो है राजशाही को नहीं जानता है। समझ रहे, ये चीज़ है। अजातशत्रु की अगर बात की जाए तो पहली बार ये कॉन्फ्लिक्ट में आया था किसके साथ? प्रसेनजित के साथ। और प्रसेनजित कौन है? तो प्रसेनजित वही है बिम्बिसार वाला, ठीक है, जिसके साथ रिलेशन था। तो हु वाज एग्रीड बाय द ट्रीटमेंट मेटेड टू बिम्बिसार, ये जो है किससे क्रोधित था? ये क्रोधित था किससे?
प्रसेनजीत से अपने पिता के प्रति जो व्यवहार किया गया था उससे जो है काफ़ी क्रोधित था प्रसेनजीत को लेकर के। तो उसने अजातशत्रु से कहा कि काशी दे दो। जैसे जैसे मान लो बिंबिसार तो चला गया, तो दहेज में किसको मिला था? बिंबिसार को मिला था काशी। तो उसने कहा अजातशत्रु से कि एक काम करो, ये काशी जो है, बिंबिसार तो चला ही गया है, काशी जो हमने दहेज में दी थी वो हमें वापस कर दो। प्रसेनजीत ने मांगना स्टार्ट किया कौशल का जो था। तो फिर उसने क्या किया, अजातशत्रु ने कहा कि हम इसको वापस नहीं देंगे, ठीक है। और फिर जो है प्रसेनजीत जो कौशल का था और मगध के बीच एक लड़ाई चलती है, और ये दोनों लड़ाई में जो है, ठीक है, तो लड़ाई होने के बाद अल्टीमेटली जो है कौशल को जो है एनेक्स कर लेता है कौन? अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु ने सिर्फ कौशल के प्रसेनजीत को नहीं, बल्कि वैशाली जो थी ना, वैशाली का एक चेतक था, ठीक है, जो इसके मैटरनल ग्रैंड फादर थे चेतक, ये वैशाली में थे, वैशाली के चीफ थे। उनको भी 16 साल लड़ने के बाद अजातशत्रु ने उनको भी हरा दिया, ठीक है। वैशाली को भी जो है तोड़ डाला, वैशाली को भी जो है क्या कर दिया, वैशाली को सक्सीड कर दिया। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो अजातशत्रु था उसने काशी को भी मिला लिया, काशी तो था ही, बरकरार रखा, मतलब कंटिन्यू रखा, और वैशाली को भी अपने मगध में मिला लिया, ठीक है। तो इसके इनोवेटिव मिलिट्री वेपन्स की अब बात कर लीजिए। तो इसने बहुत सारे मिलिट्री वेपन की इनोवेशन की, जैसे महाशिला कंटिका, ठीक है। तो इसके पास क्या थी? महाशिला कंटिका, ये एक प्रकार का वेपन होता था महाशिला कंटिका, ठीक है। और इसने मास किलिंग के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को जो है मारा जा सके रथ के माध्यम से, तो इसने रथ मूसला बनाया, ठीक है। तो ये इसके समय के मिलिट्री वेपन है, रथ मूसला और महाशिला कंटिका, ठीक है। इसने राजगृह का जो है फोर्टिफिकेशन कराया, ठीक है। और इसको एक डेंजर भी मिला था उसी समय अवंती के द्वारा। अब अवंती के द्वारा जो है इसको एक डेंजर भी मिला था, ठीक है, जो रूलर था अवंती का, ठीक है, जिसने जो है कौशाम्बी को हरा दिया था। जो वत्सा थे ना, वत्सा को हरा दिया था अवंती के रूलर ने। तो उसने सोचा कि इसको भी चैलेंज किया जाए अजातशत्रु को, ठीक है। हालांकि उसका क्या नतीजा हुआ उसको कोई पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डेंजर भी मिला था अवंती के रूलर से। अजातशत्रु का सामना एक बार हुआ था, अवंती के रूलर ने वत्सा जो कौशाम्बी के थे उनको हराया था। बुद्धा जो है दोस्तों इसी के समय मरे थे, ठीक है। बुद्धा की जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी बुद्धा की, वो इसी के समय हुई थी, अजातशत्रु के समय। इसलिए आप देखोगे कि पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, ये मैं पढ़ाऊंगा, धैर्य रखो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के समय ही हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु ही पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराता है। फिर दोस्तों हरियाणा डायनेस्टी का सबसे आखिरी और अंतिम रूलर था जिसका नाम था उदयन। इसका नाम उदय भद्रा भी है। इसका टाइम देख लीजिए, 460 BC से लेकर के 444 BC तक है। इसने नई कैपिटल बनाई जिसका नाम था पाटलिपुत्र। आज जो पटना है ना, बिहार की कैपिटल वही है। तो उदयन जो है ये अजातशत्रु के बाद आता है। और ये जो पटना है, पाटलिपुत्र है, ये गंगा नदी और सोन नदी के तट पे है, कन्फ्लुएंस पे है। और पाटलिपुत्र बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि ये सेंटर में है, किसके? मगध किंगडम के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। और हिमालय तक जाती है नॉर्थ में, और छोटा नागपुर हिल तक जाती है साउथ में। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि किंग जो अवंती का था, जिसका नाम था किंग अवंती का था, ठीक है, उसी के द्वारा जो है, पलक के द्वारा जो है इसको मरवा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है, प्रोबेबली संभावना है कि उदयन को किसने मारा था? अवंती ने, क्योंकि अवंती वाला ही जो है भिड़ा था किससे? अजातशत्रु से भी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये इतना पावरफुल था नहीं, तो सोचा इसको ख़त्म कर दो। तो ये प्रोबेबली माना जाता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, ये बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो है एक नया डायनेस्टी शुरू होता है। तो हरियाणा डायनेस्टी के बाद एक नई डायनेस्टी शुरू हो रही है 412 BC से। 412 BC से एक नई डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो रही है, जिसका नाम क्या है? शिशुनाग डायनेस्टी। क्या नाम भैया? शिशुनाग डायनेस्टी। 412 से लेकर के कब तक चलेगी? 345 BC तक। शिशुनाग डायनेस्टी दोस्तों जो है, इसका जो ये शिशुनाग था, पहला इसका डायनेस्टी का रूलर कौन है? शिशुनाग। तो शिशुनाग जो है ये अमात्य हुआ करता था। अमात्य का मतलब होता है हाई रैंकिंग ऑफिशियल। वाराणसी में हुआ करता था मगध के समय, मतलब मगध में ही नौकरी करता होगा, जॉब करता होगा।
अमात्य की, वायसराय की, वाराणसी का, बनारस का। और जैसे इसने देखा मौका अच्छा है तो उदयन ने को हटा करके शिशुनाग आ गया। ठीक है, तो उदयन की जगह पे कौन आ गया? शिशुनाग। और वहीं से नई डायनेस्टी शुरू होती है जिसको कहते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, इसने अपनी जो कैपिटल थी वो टेम्परेरी शिफ्ट की वैशाली में। टेम्परेरी इसने कैपिटल कहाँ शिफ्ट की? वैशाली में। दोस्तों शिशुनाग की सबसे इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट है अवंती है। अवंती को इसने हराया था, वही जो अजातशत्रु से भिड़ा था, जिसने उदयन का मर्डर करने का जी संभावना है। तो शिशुनाग से सोचा कि बार बार एक ही आदमी चैलेंज कर रहा है, अवंती का किंग प्रद्योत। तो प्रद्योत को जो है यहाँ से ख़त्म कर दिया। अवंती का जो प्रद्योत था उसको मार ख़त्म कर दिया, डिफीट कर दिया, हरा दिया। दोस्तों इस शब्द पे बड़ा ध्यान दिया करो, वर्ड पे। हराने का मतलब ये नहीं होता कि मार ही डाला होगा, बात समझ रहे हो? वर्डिंग पे बहुत ध्यान दिया करो। बहुत से लोग समझते हैं एनेक्स कर लिया, डिफीट कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया। भैया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उसमें बोला करो। ठीक है, तो डिफीट, हरा दिया अवंती के किंग को, और मगध का जो है हिस्सा बना दिया। ठीक है, अवंती को मगध का हिस्सा बना दिया। और इससे क्या हुआ कि 100 ईयर्स का जो रिवाइवलरी थी मगध और अवंती के बीच में, बहुत पुरानी थी, तो ख़त्म हो गई इसी के साथ। तो एक बार मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक फ़ोटो है, इसमें देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखो मगध कितना छोटा था, बिंबिसार ने देखो इतना किया, अजातशत्रु ने इतना किया, शिशुनाग ने इतना किया, और नंदा डायनेस्टी में इतना हो जाएगा, चंद्रगुप्त में इतना हो जाएगा, चंद्रगुप्त में इतना हो जाएगा, चंद्रगुप्त में इतना हो जाएगा। और ये देखो पूरा अशोक ने कर दिया बड़ा। ठीक है, तो ऐसे देखो राजगृह से शुरू होकर कहाँ कहाँ कहानी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसने अवंती को मिला दिया। शिशुनाग के बाद जो है आता है कालाशोक। ये बेटा था और सक्सेसर था किसका? शिशुनाग का। तो शिशुनाग का सक्सेसर और बेटा था, सन था कौन? कालाशोक। तो कालाशोक को काक वर्ण के नाम से जाना जाता है। पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? काकर वर्ण। दोस्तों ये नाम जरूर याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये नाम। काकर वर्ण इसका नाम था। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वैशाली में इसी के समय हुई थी। इसने अपनी कैपिटल को जो है पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया। वैशाली से दोबारा जो है पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल को लेकर के आया। उसके बाद दोस्तों एक नई डायनेस्टी शुरू होती है जिसको कहते हैं नंदा डायनेस्टी। और ये दोस्तों डायनेस्टी ऐसी थी, ये पहली डायनेस्टी ऐसी थी जो नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी। और इसका समय आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंदा डायनेस्टी। इसका समय जो है 345 से लेकर के 321 BC तक है। ठीक है, इसी नंदा डायनेस्टी के समय वो चाणक्य वाली कहानी है। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य वाली। ठीक है, तो नंदा डायनेस्टी ये पहली नॉन क्षत्रिय थी, क्षत्रिय नहीं थे ये। ठीक है, तो इसका पहला रूलर था जिसका नाम था महापद्मनंदा। इसको जो है उग्रसेन कहा जाता है पाली टेक्स्ट में। पाली एक लैंग्वेज है। पाली के बाद प्राकृत आई थी, इसका सीरियल याद कर लो। सीरियल ये है, पहले पाली लैंग्वेज आई थी, उसके बाद प्राकृत आई थी, उसके बाद अपभ्रंश आई थी। ठीक है, तो महापद्मनंदा को हम उग्रसेन कहते हैं पाली टेक्स्ट में, और इसकी लार्ज आर्मी थी महापद्मनंदा। ठीक है, ब्राह्मणिकल टेस्ट के अनुसार बात की जाए तो ये लो कास्ट से था और नॉन क्षत्रिय था। पुराणों के अनुसार बात की जाए तो इसका जो ये एक शिशुनाग डायनेस्टी का जो है, शिशुनाग डायनेस्टी में एक राजा था। ठीक है, और शिशुनाग डायनेस्टी में एक शूद्र वुमेन, मतलब ऐसे समझो शिशुनाग डायनेस्टी थी। ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी का एक राजा था, उसने जो है एक वुमेन जो शूद्र थी उससे ये उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो इसलिए नंदा को कैसा कहा जाता है? नंद को जो है अधर्मिका कहा जाता है, जो धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि शूद्र वुमेन का था। बुद्धिस्ट टेस्ट जो है नंदा को क्या बताते हैं? अनात्तकुला। अनात्तकुला, अनात्त का मतलब होता है अननोन लीनियज, जिसकी कोई लीनियज का पता ही नहीं है। फर्स्ट एम्पायर बिल्डर इंडिया में जो है इन्हीं को कहा जाता है, और इन्होंने अपने आप को कहा है एकारथ। पूछ सकता है यूपीएससी क्वेश्चन, एकारथ। एकारथ इसने कहा है। एकारथ का मतलब होता है सोल सोवरेन डिस्ट्रॉयड ऑल ओवर द रूलिंग प्रिंसेस, जिसने जो है एक छत्र राज किया हो, सबको जो है हरा दिया हो, तो इसको हम कहते हैं क्या? एकारथ। बात समझे भाई? तो ये सर्व छत्रांत का था, इसने सारे क्षत्रियों को मार डाला था। ठीक है, और इसने कलिंग को जो है मगध में मिला लिया था। कलिंग को मगध में मिला लिया था। ठीक है, और जिनकी दोस्तों कलिंग किस लिए फेमस है? कलिंग हमेशा जैन धर्म के लिए जाना जाता है, आगे बढ़ाएंगे।
तो वहाँ से एक जिन की जो है, ठीक है, एक इमेज जो है जिन की विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में उठा लाया था। जिन मतलब जैन वगैरह, ठीक है, जैन धर्म। तो इसने कलिंग को मगध में मिला लिया। इसने एक्वायर किसको किया? कौशल को। कौशल को इसने एक्वायर किया, ठीक है। और इसने जो है मैथोडोडिकल जो कलेक्शन था टैक्सेस का किया, रेगुलरली जो है अपॉइंट किया ऑफिशियल को, इसने बिल्ड की कैनाल, और इसने इरिगेशन वर्क वगैरह किया, ठीक है। ये सब इरिगेशन देखो पहली बार कोई आ रहा है, इरिगेशन कैनाल वगैरह बिल्ड कर रहा है, महापद्मनंदा। अब दोस्तों सबसे घमंडी और सबसे बुरा आदमी जिसका नाम है क्या? धनानंदा। किसका नाम क्या है? धनानंद। तो धनानंद जो है इसी की जो ये एक बार जो है मुजरा देख रहा था बैठे हुए, ठीक है, और आयस में जनता मर रही थी, तो चाणक्य पहुँचे। तो चाणक्य जो है देख रहे थे कि राजा इतना सुखी से जो है ऐसा आराम फरमा रहा है और प्रजा जो है मर रही है बाहर। तो चाणक्य जो है उसके दरबार में, नहीं पहले ब्राह्मणों को मिलता था, चाणक्य खुद भी ब्राह्मण थे, चाणक्य ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया जाता था राजा के दरबार में। कल पढ़ाया था मैंने, तो इनको भी देने के लिए बुलाया। लेकिन ये बैठे बैठे तमाशा देखते रहे चाणक्य, और उठ कर के चल दिए। जब उठ कर के वो चले तो गरानंद कहता है कि पंडित जन क्या कुछ कहता है चाणक्य से, ठीक है, कुछ ऐसे कहता है, हाँ हे ब्राह्मण, तू मुझसे क्या चंदा नहीं लेगा, मतलब दान दक्षिणा नहीं लेगा? तो चाणक्य कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ किस प्रकार से जो है पाटलिपुत्र जो है मतलब गड्ढे में जा रहा है, और तुम जो तुम्हारे जैसे जो राजा हैं वो इसको जो है एकदम डुबोए हैं, ठीक है, मतलब लंका लगाए हुए हैं इस साम्राज्य की। राजा जो है फरमा रहा है, जनता मर रही है। तो चाणक्य को ये कहता है कि मतलब अपने सैनिकों को कहता है कि इसको निकाल करके बाहर फेंक दो, चाणक्य को। और चाणक्य थे, तो चाणक्य ने कहा मैं खुद निकल जाऊंगा। और उसी दिन जो है धनानंद से कहा था कि अपनी जो शिला होती ना, जो पंडित लोग पीछे अपनी चोटी बांधते हैं, उसको खोल दिया था, और उन्होंने कहा था कि जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं कर देता हूँ तुम्हारे साम्राज्य का, तब तक जो है मैं अपनी शिला को जो है जो पीछे चोटी थी उसको बांधूंगा नहीं। और शांति से जो है एक स्टेटमेंट बोलते हैं वहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि शिक्षक साधारण नहीं होता। जब धनानंद कहता है ना कि तुम एक साधारण आदमी हो, तो कहता है कि शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लाइन दैट इज़ डिलीवर्ड बाय द चाणक्य एंड ए सैड टू बी चाणक्य, ठीक है। तो और उसके बाद तो आपको कहानी पता ही है। उसके बाद चाणक्य जो है ढूंढते हैं, एक व्यक्ति की तलाश कर रहे थे कि इसमें किसकी मदद ली जाए। तो उनको एक बालक दिखता है जिसका नाम था चंदू। चंदू बना चैंपियन। तो चंदू चाणक्य चंदू से कहते हैं कि तुम्हारा गुरु कौन है, टीचर कौन है? तो कहते हैं हमारा कोई नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि आज से तुम्हारा गुरु मैं हूँ, और तुम्हें मैं बनाऊंगा मतलब किंग ऑफ मिर्ज़ापुर, मतलब किंग ऑफ मिर्ज़ापुर नहीं, ठीक है, मगध का किंग बनाएंगे। और फिर दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है चंद्रगुप्त और चाणक्य के बीच की। और फिर वो जो स्टोरी थी इतनी ज़्यादा फेमस हुई। देखिए अब इसमें कितनी कहानी सच है कितनी नहीं है, इसका कोई लिटरेरी प्रमाण नहीं है, ठीक है। बस ऐसी कहानी बनाई गई है, जो सबको सुनाई जाती है वो हमने तुमको भी सुना दी। लेकिन तुम्हें हमेशा भरोसा करना है उस पर जो लिटरेरी प्रमाण जिसके हों, ठीक है, ये चीज़ है। और फिर तो जो है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें वो लिखते हैं कि राज्य किस प्रकार से चलना चाहिए। अच्छा सवाल ये है कि चाणक्य की जो बुक है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है, और है वो पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसा कैसे हो सकता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी है और अर्थशास्त्र है पैसे के बारे में, रुपया के बारे में। जब राजनीति की बात हो रही है तो पैसे की बात कहाँ से आ गई, बुक की बात कहाँ से आ गई? देखो जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर वो समझ जाएगा। राजनीति खड़ी ही होती है पैसे के ऊपर। आप राजनीति पैसे के बगैर नहीं कर सकते हो। इसलिए जो चाणक्य की बुक है, चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। उनका मानना है कि किसी भी राज्य को अगर फलना फूलना है, अगर बड़ा राज्य बनाना है, बड़ा एम्पायर बनाना है, तो उनका पहला मानना था पैसा होना चाहिए। जिस देश के पास जितना पैसा होगा, अमेरिका देख लो इतना बड़ा सुपर पावर कैसे है, पैसा है, समझ रहे हो, इकोनॉमी है। तो चाणक्य जो है एक फार्मूला जानते हैं, वो है E = E, एम्पायर E = इकोनॉमी। और ये फार्मूला अगर तुम्हें पता है तो तुम कोई भी एम्पायर बिल्ड कर लोगे।
अब तुम पता चला मांग रहे हो भीख और तुम कह रहे हो हम एम्पायर बनाएंगे, तो बना चुके हो, पहला पैसा, समझ रहे हो। तो ये चाणक्य को बात बहुत पहले से पता थी और उन्होंने वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया। समझ में आया बात। तो धनानंद जो है वो लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का। इसके और भी नाम है। क्लासिकल राइटर जो है इसको एग्रेमेस जेंडरमेस भी कहते हैं। और इसके पास ह्यूज आर्मी थी। अलेक्जेंडर जब पंजाब पे अटैक करता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो गानानंद ये है और इसी के समय जो अलेक्जेंडर है, गानानंद नीचे बैठा हुआ है और इसी के समय जो अलेक्जेंडर है वो अटैक करने आ रहा है। गानानंद यहाँ है और अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आ रहा है अटैक करने इसी के ऊपर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर जब यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, पंजाब पे अटैक करता आकर के, तो इसके पास एक ह्यूज आर्मी थी, ठीक है, जो बढ़ चुकी थी पंजाब की ओर अलेक्जेंडर सिकंदर का सामना करने के लिए। और ऐसा माना जाता है इसने एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का तकनीक का आविष्कार किया था, धनानंद ने इन्वेंशन किया था नंदो प्रकरणी का। नंदो प्रकरणी एक इन्वेंशन थी जो पर्टिकुलरली मेजर करती थी। दोस्तों ये बहुत ही अहंकारी राजा था, अत्याचारी था, हैवी टैक्स लगाता था, लालची था, शोषणकारी था और जनता के बीच बहुत कुख्यात था। अल्टीमेटली इसको मार करके कौन सक्सीड कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो अल्टीमेटली लास्ट में कौन गद्दी बैठता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके गुरु थे आचार्य कौटिल्य। कौटिल्य दोस्तों चाणक्य का ही नाम है और विष्णुगुप्त नाम भी जो है कौटिल्य का ही है। तो कौटिल्य के 3 नाम है। कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब होता है कुटिल, जिसका स्वभाव कुटिल हो, जो डिप्लोमेटिक हो, जो कुटिल स्वभाव रखता है उसको नाम कौटिल्य होता है। चाणक्य भी इन्हीं का नाम था और विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम था। विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम था, एक बार देख लें यार, ऐसा तो नहीं क्योंकि बहुत पुरानी हमने पढ़ा है, काफ़ी दिन हो गए। तो विष्णुगुप्त जो है शायद चाणक्य का नाम था, ऐसा तो नहीं है नाम, शायद नहीं है चाणक्य। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त तो कहीं लिखा नहीं है। सही है, मैं सही हूँ। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त ही था, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। ये बहुत क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना, इसलिए मुझे याद है, तो समझ आ गया। अब दोस्तों इसके बाद शुरू होती है मौर्य डायनेस्टी। 321 BC में कौन गद्दी बैठता है करके? चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन है उनके? आचार्य कौटिल्य, दुनिया का सबसे महान राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है। कौटिल्य को एक बार पढ़ लोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि खुल जाएंगी। मैं पढ़ाऊंगा, धैर्य रखो, क्योंकि ये PSI जो ऑप्शनल होता है ना उसमें भी ये अर्थशास्त्र पढ़नी पड़ती है। तो मगध की सक्सेस के पीछे कारण क्या था? पहला कारण तो ये था कि उसके पास एडवांटेज ज्योग्राफिकल पोजीशन थी, रिच आयरन डिपॉजिट थे, स्ट्रेटेजिक पॉइंट उनके पास थे, जैसे राजगृह में पाटलिपुत्र सुरक्षा के लिए पहाड़ियों से घिरा हुआ था और आयरन के लोहे था, तो लोहे से क्या होगा? एग्रीकल्चर में आसानी हो जाएगी, ठीक है, और हथियार बन पाएंगे, अच्छे वेपन। पाटलिपुत्र और राजगृह स्ट्रेटेजिक पॉइंट पहाड़ियों से घिरा हुआ, और आसपास जो है वाटर फोर्ट बना देते थे और उसमें जानवर डाल देते थे, ठीक है। और नदियाँ भी हैं कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सन और गंगा नदी, ठीक है। दोस्तों जब भी ये फोर्ट बनाते थे, जैसे पाटलिपुत्र हो गया या मान लो कुछ भी हो गया, तो इसके आसपास पानी भर देते थे। आप जैसे कभी रेड फोर्ट जाइए या आगरा के किले में जाइए तो आप देखोगे उसके आसपास क्या है? फोर्ट के आसपास पानी भरने वाली एक जगह है। ये पानी क्यों फोर्ट के आसपास भर देते थे? उसके पीछे रीजन होता था, उसमें मगरमच्छ डाल देते थे, खतरनाक जानवर डाल देते थे। जैसे अभी बांग्लादेश के बॉर्डर को लेकर के जो है मगरमच्छ डालने की बात हो रही है, ताकि बांग्लादेश से घुसपैठिए या ना घुस पाएँ। तो ये क्या करते थे कि मगरमच्छ खतरनाक जानवर डाल देते थे, तो किले में कोई नहीं घुस पाता था। ये दोस्तों फोर्टिफिकेशन कर देते थे इसका। तो पहला कारण आपको ज्योग्राफी समझ आया। सेकंड कारण ये है मगध की सक्सेस के पीछे, गंजेटिक प्लेन। गंगा के इतने फर्टाइल प्लेन है जिससे एक एग्रीकल्चरल सरप्लस पैदा होता है और उससे जो है एक आर्मी को खाना मिल पाता है, ठीक है। दोस्तों मगध जो है पहला स्टेट था जिसने एलिफेंट को बड़ी पैमाने पे यूज किया। जैसे गणानंद की आर्मी में एलिफेंट थे, ठीक है। तो मिलिट्री एडवांटेज था इसके पास, मगध के पास, क्योंकि इनके पास एलिफेंट थे, हाथी थे, ठीक है। और एलिफेंट जो है फोर्ट रोड को ऐसे तोड़ देते थे, मतलब मार्च कर देते थे, उसके ऊपर निकल जाते थे, ठीक है। थर्ड अगर बात की जाए तो इनके पास एबल और एम्बिशियस रूलर थे। इनके पास एकदम महत्वाकांक्षी लोग थे, समझ रहे हो? महत्वाकांक्षी, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, ठीक है।
तो एम्बिशियस सोच होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी, दुनिया जीतने वाले, ठीक है। तो इसे इनके पास रूलर थे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, तो ऐसे रूलर हुए इनके पास। फोर्थ कारण इनके पीछे ये था कि यहाँ पे ट्रेड, टाउन और मेटल मनी थी, टोल्स लिवाई होता था, टोल कलेक्ट करते थे, भैया राज्य को चलाने के लिए पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए, टोल कलेक्ट करो। ट्रेजरी थी मगध के किंग की, ह्यूज आर्मी थी इनके पास। लेकिन मगध का जो करेक्टर था वो अनऑर्थोडॉक्स था, ठीक है, ठीक है। अनऑर्थोडॉक्स का मतलब कहीं पे भी अटैक कर दो, कुछ भी कर दो, कोई रिलेशन कुछ नहीं, हमेशा एक्सपेंशन एक्सपेंशन, कब्जा कब्जा। बात पल्ले पड़ी पड़ी कि नहीं पड़ी? अब हम दोस्तों बात करते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो, मैं कहानी को आपकी कहाँ लेकर आ गया हूँ। मैं दोस्तों आपकी कहानी को लेकर आया हूँ 544 से लेकर के कब तक, 321 तक। अभी मौर्य की बात नहीं करेंगे, मौर्य जो है कल पढ़ाएंगे। अभी देखो, अभी कहानी हमने क्या पढ़ाई, राइज ऑफ मगधा मैंने दिखाया, मगध का राइज कैसे हो रहा है अलग अलग डायनेस्टी में। ये दोस्तों समय आप जो देख रहे हो ना भारत में, ये 544 से लेकर के 321 तक, ये तो भारत में राइज हो रहा है मगध का। इसी समय कहानी और हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 544 से लेकर के 321 तक की कहानी आपने देखी। इसी समय दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी चाहिए, पता क्या वो दोस्तों, ये है, मैं आपको बताता हूँ। हुआ दोस्तों कुछ ऐसा था उसी समय, जिस समय राइज ऑफ मगधा चल रहा था भारत में, कल में ही मैंने ये बात बताई थी। उसी समय दोस्तों यहाँ से अटैक हो रहे हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ से बाहर से अटैक भी हो रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट ये इलाका कैसा है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो अब इसको देख लेते हैं कि कौन अटैक कर रहा है, झाँक के देखो चले। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जो है, अगर मैं बात करूँ तो कंबोज था, मादरा ये क्लान है पंजाब की, और गांधार, अरे वही मादरा क्लान जिसने बिम्बिसार को जो है अपनी बेटी दी थी, मादरा क्लान पंजाब वाली। कंबोज ऊपर है महाजनपद, गांधार, ये कंटिन्यू जो है फाइट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, ये कंटिन्यू जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। जब भी भैया आप ऐसे ही फाइट करोगे तो कोई दूसरा फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है। और जो मगध था वो इतना नॉर्थ में पहुंच नहीं पाया, तो इसी पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फ़ायदा उठा करके कि कंबोज, मादरा, गांधार अपने आपस में लड़ रहे हैं। हिस्ट्री से अगर नहीं सीखे तो आज भी तुम वही कर रहे हो हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो कंबोज, मादरा और गांधार आपस में लड़ बैठे। इधर मगध जो है वहाँ तक है ही नहीं, मगध ऊपर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो हुआ क्या, एक बार आप मैप भी देख लीजिए थोड़ा सा, मैप को एक बार फिर देखिए, देखिए कैसे एक्सपेंशन हुआ है मगध का। देखो यहाँ राजगृह, बिम्बिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, और ये है अशोक के समय। तो देख लो पूरा भारत अखंड हो चुका है, ठीक है। तो मतलब कहाँ छोटा सा जगह से स्टार्ट किया था, छोटा सा बिजनेस राजगृह से, और पूरा भारत कब्जा कर दिया है, समझ रहे हो? और ये सब हो कैसे रहा है, तो इनके पास एम्बिशियस रूलर हैं, मतलब एकदम खतरनाक टाइप के रूलर, ठीक है। उनकी महत्वाकांक्षाएँ बड़ी बड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हो, तो ये आपको मैप पे मैंने बता दिया है। अब आ जाओ कि भारत पे अटैक कौन कर रहा है इस समय। ये देखो ज़रा, मैंने क्या बताया, अटैक क्यों हो रहा है। लेसन समझो कहानी का सार कि अटैक क्यों हो रहा है। ये कहानी अगर तुम समझ गए तो तुम्हें कहानी समझ में आ जाएगी। अटैक के पीछे जो मेन कारण है, ये आपस में लड़ रहे हैं ऊपर, ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं, मगध वहाँ तक पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो इसी पॉलिटिकल डिसयूनिटी को फ़ायदा उठा करके मैंने कल आपको बताया था अकैमनिड एम्पायर, पर्सिया वाला। तो अकैमनिड एम्पायर जो है 6th सेंचुरी BC में, जब 6th सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या होता है, 500 से लेकर के 600 के बीच की बात हो रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब क्या होता है, 1800 प्लस से लेकर के 1900 के नीचे। 1800 से 1900 के बीच को हम कहेंगे क्या, 19th सेंचुरी। और 6th सेंचुरी BC को क्या कहेंगे, अरे भैया इसमें उल्टा चलता है यार, कॉमन सेंस की बात है। 500 से लेकर के 600 के बीच की बात। अरे 544 से राइज ऑफ मगधा शुरू हुआ था बिम्बिसार के समय से, याद है। तो अकैमनिड किंग एक था, देखो अकैमनिड एम्पायर वहाँ से ऊपर से आक्रमण करना शुरू करेगी। तो अकैमनिड का किंग था जिसका नाम था साइरस। साइरस का समय देखो क्या है, 558 से 529, बिम्बिसार है भारत में। साइरस ये पहला रूलर था जिसने इन्वेड किया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं, तो ज्योग्राफी वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है। दोस्तों आप 52 लेक्चर पे हो, बात समझ रहे हो, 52। तो कितना तुम गोल करके आए हो तुम्हें पता नहीं है, सीरियल से देखो।
तो साइरस एक मिलिट्री एक्सपेडिशन करता है और डिस्ट्रॉय कर देता है कपीसा को, सिटी ऑफ कपीसा। ये साउथ ईस्ट में पड़ती थी, हिंदू कुश जो माउंटेन है, वर्ल्ड मैप देखिए उसमें मैंने हिंदू कुश पढ़ाया है। तो यही 52 के बीच में कहीं पढ़ाया है। ज्योग्राफी भी चल रही है ना, ज्योग्राफी हिस्ट्री पैरेलली। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन में कपीसा जो है वो किसको डिस्ट्रॉय कर देता है? कपीसा जो सिटी थी ना वो साउथ ईस्ट में पड़ती थी हिंदू कुश माउंटेन के। हिंदू कुश माउंटेन के साउथ ईस्ट में जो पड़ने वाली सिटी थी जिसका नाम था कपीसा, साइरस जो है मिलिट्री एक्सपेडिशन करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से कुछ ट्रिब्यूट जो है प्राप्त करता है। ट्रिब्यूट मतलब कुछ भी ले जाएगा। कंबो जो गांधार के लोगों से ट्रिब्यूट मांग लेता है कि ट्रिब्यूट लाओ में, ठीक है। और बाद में साइरस के बाद आता है डेरियस। डेरियस ये पंजाब को कब्जा कर लेता है। बात समझ रहे हो? पंजाब को कब्जा कर लिया इसने। पंजाब का मतलब जो इंडस है ना और जो सिंध है उधर ही तरफ तो पड़ता है ना पंजाब, ठीक है। तो ये पंजाब जो है वेस्ट है इंडस के, ठीक है, और सिंध के वेस्ट किसके वेस्ट में पड़ता है? अरे भैया पंजाब किसके वेस्ट में पड़ता है? अगर ये ऊपर इंडस जाती है तो उसके नीचे पड़ता है ना पंजाब। तो ये जो है डेरियस क्या करता है कि पंजाब को कब्जा कर लेता है, एनेक्स कर लेता है, कब्जा। ग्रीक हिस्टोरियन एक नाम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है हेरोडोटस। और ये दोस्तों वही हेरोडोटस है जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हो। यहाँ पे कहानी है उसकी। तो ग्रीक हिस्टोरियन दोस्तों हेरोडोटस था, उसको फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग कहा जाता है। इसने हिस्ट्री को राइट किया है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए इसको फादर ऑफ वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग कहते हैं। वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग, वेस्ट का। तो ये गांधार के बारे में बताता है, उस समय की बात बता रहा है गांधार के बारे में हेरोडोटस। इसी अकैमनिड एम्पायर से था। तो ये हेरोडोटस जो फादर है वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग का, हेरोडोटस, जिसको इंडिया में कई बार फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है कुछ बकलोलों के द्वारा, ठीक है। तो ये गांधार की सिचुएशन बता रहा है, कह रहा है कि ये एरिया जो था ना वो 20th और मोस्ट प्रॉस्परस सत्रापी थी पर्शियन एम्पायर की। अब आप कहोगे सर ये बात नहीं समझे कि 20वीं 20th और मोस्ट प्रॉस्परस सत्रापी है, प्रोविंस है पर्शियन एम्पायर की, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसने जो इनको ट्रिब्यूट दिया है, क्या दिया है? 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड। 360 टैलेंट इज यूनिट उस समय होती होगी कोई। दोस्तों कितना इसने लूटा है भारत से पता है तुम्हें? 360 टैलेंट का गोल्ड इसको ट्रिब्यूट में मिला था। 360 और ये देखो 20वीं इसकी सत्रापी थी। जो अकैमनिड एम्पायर था इसकी 20th सत्रापी ये थी भारत में ऊपर जो इसने कब्जा किया था। और आप ये देखो क्या बता रहा है हेरोडोटस, ये कह रहा है कि ये इतना पैसा था जितना बाकी बची हुई सत्रापी से नहीं मिलता था, जितना पैसा ऊपर से ले जा रहा है लूट करके, ठीक है। तो इतना पैसा ये ले गया। ये कौन लिख रहा है? हेरोडोटस लिख रहा है, ठीक है, फादर ऑफ वेस्टर्न राइटिंग हिस्ट्री। सोचो भारत को उसने, अरे स्टेट होते ना जैसे आज भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, वैसे उस समय भी जो है सत्रापी उनकी होती थी अकैमनिड एम्पायर की। तो ये 20 सत्रापी थी भारत की, जो ऊपर वाला इलाका है 20 सत्रापी उसने बनाया था। और यहाँ से जितना उसको मिलता था ना बाकी सब जगह इसको टोटल जोड़ लो और भारत से अकेला, तो इतना लूटा है इसने, ठीक है। अब पूरी 1/3 जो टोटल रेवेन्यू होती थी ईरान की वो एशिया से ही मिलती थी, भारत से लेकर जाता था। बढ़िया है। इंडिया जो है प्रोवाइड किया, ठीक है। इंडियन ने ही जो है इंडिया की जो प्रोविंस थी उन्हीं से जो है ये आर्मी लेकर जाता था किससे लड़ने के लिए। अब बात समझो मेरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या बात है? बात बेटा ये है कि यहाँ पे जैसे इंडिया है, अकैमनिड कहाँ पे घुसने का प्रयास कर रहे हैं? अकैमनिड घुसने का प्रयास कर रहे हैं भारत में। अकैमनिड ईरान वाले, और ईरान के पीछे एक और ब्रांच लगी हुई है जो कौन है? सिकंदर वाली ब्रांच, सिकंदर वाली। ये कौन है? ग्रीक हैं। तो ग्रीक से लड़ने के लिए ईरान वाले किसको लेकर जाएंगे? यहाँ से लेकर जाएंगे पंजाब से ऊपर वाले जो 20 सत्रापी उसने बनाई है नॉर्थ वाले से, समझ रहे? तो भारत से लोगों को लेकर के ग्रीक से लड़वाता था, ठीक है। तो यहीं से लेकर के जाता था और ग्रीक से लड़वाता था। बात समझे भाई? हो गया, आगे बढ़ो। अब आर्मी जो है जीरस की, जीरस कौन था? जीरक्सस का मतलब है जो डायरियस का सक्सेसर था। डायरियस के बाद जो आया उसका नाम था जेरक्सस, ठीक है।
उसने सोल्जर कहाँ से लिए थे, सिपाही कहाँ से लिए थे, गांधार से, ठीक है। और ऐसा माना जाता है अलेक्जेंडर के इन्वेजन तक इंडिया का इन्वेजन अलेक्जेंडर ने कब किया था? अलेक्जेंडर ने इंडिया का इन्वेजन किया था 330 बीसी में। 330 बीसी में अलेक्जेंडर ने इंडिया का इन्वेजन किया था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तब जो है किसके कंट्रोल में था? तो सीधी बात पर्सियन रूल के कंट्रोल में होगा। तो अलेक्जेंडर को सबसे पहले किसको हराना पड़ेगा? पर्सियन रूल को। अकैडमिक एम्पायर बैठा ना ऊपर, तो अलेक्जेंडर आ रहा होगा ऊपर से, ठीक है, ग्रीक्स वाला। तो देख लें पहले कितना बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या बता रहा था। तो यहाँ पे जब जो है पर्सियन इम्पैक्ट आप इंडिया पे देखोगे तो इसने जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट को लाया, ठीक है। हम पर्सिया का इम्पैक्ट बता रहे हैं, पर्सिया मतलब ईरान। तो ईरान जो है उसी से खरोष्टी स्क्रिप्ट आई है, वही जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट को याद रखिएगा, खरोष्टी का मतलब ईरान वाली। अरामाइक से ये स्क्रिप्ट बनाई गई थी, पर्सियन एम्पायर में ये स्क्रिप्ट थी, जो कैसे लिखती थी? राइट टू लेफ्ट, जैसे अरेबिक में लिखा जाता है ना, राइट से लेफ्ट की ओर, वैसे लिखती थी खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है फाइन एग्जाम्पल है ये पर्सियन इम्पैक्ट का। तो पर्सिया का इम्पैक्ट भारत की ना सिर्फ लिटरेचर पे पड़ेगा, बल्कि भारत के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी जो है पर्सियन एम्पायर का जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं जब आपको पिलर बताऊंगा तो पिलर भी भारत के जो है वो भी जो है पर्सिया से इन्फ्लुएंस होंगे, ग्रीक से इन्फ्लुएंस होंगे, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस उसमें पिलर पे भी होगा, ठीक है। तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, जो आप नॉर्थ वेस्ट में देखोगे तो अशोक के इंस्क्रिप्शन नॉर्थ वेस्ट में जो है इसी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अशोक की बात बाद में करेंगे, अभी आप बस समझ लो कि अशोक ने जो पिलर गाड़े हैं ना पूरे भारत में, वो जो पिलर नॉर्थ वेस्ट वाले हैं वो इसी स्क्रिप्ट में ही लिखे गए हैं, खरोष्टी वाली में। पर्सिया की है। पर्सिया के जो कॉइन्स थे वो कैसे थे? सिग्लोइड टाइप के थे। सिग्लोइड टाइप कापी से, इंडिया से ही कापी किया था उन्होंने, ठीक है। और इंडिया में कापी उसी को किया गया था, हम ये कह रहे हैं, इंडिया ने नहीं बल्कि इंडिया ने, भारत ने जो है वहाँ से कापी किया था सिग्लोइड टाइप के जो कॉइन थे। ऐसा पॉसिबल है कि जो रॉक इंस्क्रिप्शन जो अशोक ने यूज किए हैं 3rd सेंचुरी बीसी में, अरे मौर्य शुरू हो गया तो अशोक शुरू हो गया, वो पर्सियन किंग डैरियस से इंस्पायर हैं। यानी कि जो रॉक की इंस्क्रिप्शन नहीं अशोक ने लिखवाता था, कि मतलब अशोक ने जो है बहुत सारे काम किए हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो अशोक ने आर्किटेक्चर में बहुत काम किया है। तो माना जाता है कि अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन, अरे इसे मान लो जैसे रोड बनती गांव में तो एक लिखवा दिया जाता है कि फला व्यक्ति ने रोड बनवाई थी, ऐसे इंस्क्रिप्शन होते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब कोई काम करवाया तो उसके इंस्क्रिप्शन लगा दिया कि हाँ ये इन्होंने इसे इस समय बनवाई थी, ठीक है, जगह। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन होते। तो अशोक ने जो इंस्क्रिप्शन गढ़वाए हैं पत्थरों के, ठीक है, तो वो 3rd सेंचुरी बीसी में ऐसा माना जाता है कि ये डैरियस जो वहाँ का पर्सिया का अकैडमिक एम्पायर का जो किंग था, उसी के इंस्क्रिप्शन से इंस्पायर होकर के अशोक जो है उस समय लगवा रहा है इंस्क्रिप्शन, वहीं से सीखा है ऊपर से। लेकिन जब हमें लिखना है तो क्या हमें ये बताना है कि हमने उनसे सीखा है? नहीं, फिर हमें स्मार्टली खेलना है। कैसे? हम ये बताएंगे कि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन बहुत सारी डिफ्रेंसिएशन भी हैं जो हमारे इंडिजीनियस हैं, जो हमने स्वयं से करे हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पूरा ही बेस्ट का बता दो, अपना बताना है, ठीक है। उसको बताने का तरीका मैं आर्ट एंड कल्चर में बताऊंगा कि अपना कैसे बताना है, ठीक है। तो मोनूमेंट जो अशोका के समय थे, बेल शेप्ड जो कैपिटल थे, ठीक है, बेल शेप जो कैपिटल थे, बेल शेप मतलब गोल 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 कैपिटल जो थे, कैपिटल मतलब जो हाथी घोड़ा आपने देखा होगा कभी, घोड़ा हाथी नहीं, ठीक है, जो शेर नहीं तुमने देखा होगा लाइन बैठा हुआ सारनाथ स्तूपा पे, अरे ऊपर नहीं बैठा होता शेर, तो वो जो है बेल शेप्ड जो कैपिटल हैं, ठीक है। और अशोका की जो एडिक्ट हैं, ये सब बताएंगे जब अशोक पढ़ाएंगे। तो इनमें सब में जो है ईरान का इन्फ्लुएंस है। चाहे अशोक के एडिक्ट्स की बात कर लो, एडिक्ट्स मतलब अशोक ने जो एक पिलर गड़वाए थे उसमें लिखवा दिया था कुछ ना कुछ, और उस पर एक जानवर बैठा देता था अशोक, ठीक है, पिलर के ऊपर। तो इन सब पे जो है अशोक का इन्फ्लुएंस है, पर्सियन इम्पैक्ट का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो 200 साल जो कॉन्टैक्ट हमारा रहा इंडो पर्सिया से, सोचिए ना कब शुरू हुआ था और कब तक जो है इंडो पर्सियन का इम्पैक्ट रहा है, समझ रहे हो। 6th सेंचुरी में शुरू हुआ था, और जब तक ग्रीक वाले वो सिकंदर नहीं आया तब तक कॉन्टैक्ट हमारा रहा है पर्सिया के साथ। तो पर्सिया के कारण, कॉन्टैक्ट के कारण ही हमारे ऊपर सिर्फ उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, बल्कि उसने हमारे आर्ट एंड कल्चर में भी इन्फ्लुएंस डाला है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कल्चरल टाइज भी हमारे जो है ईरान के साथ है। तो इसका आप कैसे बता सकते हो? इसको आप ऐसे बता सकते हो
कि आज जैसे मान लो आप डिप्लोमेटिकली जा रहे हो ईरान में, आपको भाषणबाजी करनी हो, बढ़िया से बोल सकते हो कि हाँ हमारे तो ईरान के साथ बहुत पुराने संबंध हैं और जो है हम लोगों ने तो व्यापार बहुत पहले कर रखा है, हम तो जो है ईरान, भारत की ज़मीन जो है ईरान को दिए थे, बड़े बड़े जोत सकते हो, ठीक है। बाकी तो ईरान के साथ हमारे बहुत पुराने कॉन्टैक्ट हैं, बात समझे। कल्चरल टाइज हैं, कल्चरल। अब दोस्तों अलेक्जेंडर का इन्वेजन भारत में देखिए, अलेक्जेंडर आ रहा है, कब आ रहा है भारत में, अलेक्जेंडर इन्वेजन कर रहा है भारत में, टाइम फ्रेम देखिए। हौसले तो सिकंदर के भी आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। 327 से लेकर के 326 बीसी में अलेक्जेंडर इन्वेजन भारत का कर रहा है। अलेक्जेंडर जो है सन था, बेटा था किसका, फिलिप ऑफ मैसेडोनिया का। अलेक्जेंडर बेटा किसका था, फिलिप ऑफ मैसेडोनिया, इसका बेटा था। ग्रीस में फिलिप ऑफ मैसेडोनिया का बेटा था। इसने इंडिया को 326 बीसी में इन्वेजन करने का प्रयास किया। सबसे पहले तो इसकी लड़ाई होती किसके, ग्रीक्स पर्सिया के साथ, सीधी बात वो पहले बैठे थे और उसमें जो है ग्रीक्स जीत जाते हैं, पर्सिया को हरा देते हैं, डेरियस को हरा दिया जाता है, डेरियस किंग को। अब वो जो है पर्सियन एम्पायर को जीतने के बाद, मतलब हराने के बाद ये सही है, एंटर करता है इंडियन प्रोविंस में, ऊपर से एंट्री मार रहा है। अरे जब भाई जब ग्रीक्स जो है एंट्री मारेंगे तो ऊपर ही तो मारेंगे ना। ज्योग्राफी में बोल गए हमने, दो पास तुम्हें बताए थे, एक बोलन पास बताया था और एक और पास बताया था, बोल गए ज्योग्राफी। तो ये जो है अलेक्जेंडर ऊपर से आ रहा है, ठीक है, इंडियन प्रोविंस में एंटर मार रहा है। अलेक्जेंडर प्रभावित था किससे, एक तो भारत की संपत्ति से, जो फैबुलस वेल्थ है। इसको पता चला था कि अकेडमिक एम्पायर बढ़िया पैसा कमा रहा है, मोटा 20 सत्रापी से, देखे चल के कितना है। और ऐसा माना जाता है कि पैशनेट स्टूडेंट भी था, विद्यार्थी भी था, और जानना चाहता था भारत की हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को, ये भी मानना जाता है। और ये समुद्रों की दिक्कत भी सॉल्व करना चाहता था। जैसे ये देखो कौन से रूट से आ रहा है, पहले बात समझो, ये लैंड रूट से आ रहा है, ज़मीन से आ रहा है। तो ये समझना चाहता था कि ओशियन दरअसल कहाँ पे हैं, तो कोई नया लैंड रूट मिल जाए, कोई नया रास्ता मिल जाए। हालांकि वो तो बाद में मिलेगा, मॉडर्न तरफ, अभी नहीं मिलेगा इसको। तो ये सॉल्व करना चाहता था ओशियन की प्रॉब्लम को, ठीक है, जो कि पजल थी ग्रीक के लिए, जब भी जाओ तो लैंड से जाओ, ओशियन वगैरह। हालांकि वो तो, ये बात को याद रखिएगा, ये बात मैं तब आपको बताऊँगा जब रहने सा पढ़ाऊँगा, तब बताऊँगा कि कैसे जो है फिर लैंड रूट नहीं, फिर ओशियन, जैसे भारत में जो है सबसे पहले वास्को डी गामा आया, तो बोलो कब, ये बोलो कब सॉल्व करना चाह रहा था, ये तभी सॉल्व करना चाह रहा था। पॉलिटिकल सिचुएशन जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, इसके प्लान के लिए बहुत सूटेड थी, ठीक है, क्योंकि रीजन जो है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो टूटे टूटे थे, सब स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट थे, छोटे छोटे अलग अलग रह रहे थे। मारे जाओगे, यूनिटी में नहीं रहोगे, मारे जाओगे। ये सीखना चाहिए, यहीं से सीखो, यहीं से। पहले लड़ रहे थे, अब यहाँ पे छोटे छोटे आराम से रह रहे थे। इसमें दम होती है, इसमें दम नहीं होती है इसमें, ठीक है, छोटे छोटे थे, टूटे टूटे थे, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, तो आ जाओ मुद्दे पे। मैंने क्या बताया, तो स्मॉल छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ठीक है, जिनके नाम थे तक्षशिला, पंजाब पे राजा एक था जिसका नाम था पोरस बड़ा प्रभावशाली था, और गांधार, ये 3 लोग थे। तक्षशिला, पंजाब का किंगडम जो है पोरस के हवाले था, गांधार था, और कोई यूनाइटेड नहीं थे, ठीक है। और इसी का फ़ायदा उठाता है अलेक्जेंडर, इंडिया में एंटर करता है खैबर पास से। खैबर पास जो है ऊपर पड़ता है, ठीक है, वहीं से एंटर करता है। पास क्या होता है, दर्रा होता है, ठीक है। अरे जैसे पहाड़ ये होते हैं ना, तो इसके बीच में जो ये होता है इसको पास कहते हैं, खैबर पास, ज्योग्राफी में पढ़ाया है। तो 2 ही पास हैं भारत में एंटर करने के, एक तो है खैबर पास, ठीक है, और एक है बोलन पास। तो ये चीज़ है, तो खैबर पास से ऊपर एंटर करता है। आम्बी जो था तक्षशिला का, वो भाग जाता है, वो सरेंडर कर देता है कि हमें नहीं लड़ना है, मतलब उसने लड़ने से ही मना कर दिया। हार सकता था, जीत सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने लड़ा ही नहीं, इसलिए उसका नाम हिस्ट्री में नाम नहीं लिखा जाता है आम्बी का, ठीक है। हारे के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है।
मतलब कार निकला। अलेक्जेंडर बियास नदी पे पहुंचता है, बियास हिमाचल प्रदेश तरफ है ये बियास, अपने सोल्जर के साथ। और वहाँ पे जो है वो इरेक्ट करता है 12 ह्यूज स्टोन अल्टार, 12 जो है स्टोन अल्टार लगाता है, पत्थर के अल्टार, नॉर्थन बैंक जो बियास नदी की थी उसके नॉर्थन किनारे पे। अरे भैया पहुंचा है अलेक्जेंडर तो कुछ तो लगाएगा ना कि हम आ चुके हैं यहाँ पे, सेल्फी भी तो लेगा, लगा लोगों करके। इंडिया में दोस्तों वो 19 महीने तक रहा, 19 मंथ तक। और जब वो वापस जा रहा था तो उसका मिलिट्री का इनकाउंटर होता है किसके साथ? गण संघ के साथ, मल्लोई मालवाज। इनकाउंटर किससे होता है? मल्लोई के साथ। मालवाज कोई रहे होंगे और रास्ते में वो डाई हो जाता है, मर जाता है बेबीलोनिया में। ठीक है, तो रास्ते में वापस जा रहा था, बेबीलोनिया में मर गया। सवाल ये कि वापस क्यों गया, तो उसके पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं। कोई कहता है चंद्रगुप्त मौर्य से डर लग रहा था, कोई कहता है कि चाणक्य से डर लग रहा था, कोई कहता है कि उसकी सेना बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। बहुत सारे कारण हैं और कौन सी थ्योरी सही है उसका पता नहीं। जितनी भी स्टेट इसने जीती थी भारत में वो सब जो है वापस कर देता है उनके रूलर को। ठीक है, सब वापस कर देता है जो जीता इतना होता है। ठीक है, और उस पर जो है बैठा देता है किसको? ग्रीक गवर्नर को, ग्रीक गवर्नर। तो ये जब वापस यहाँ से जाता है तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसको बैठा जाता है? किसको बैठा जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में? सेलुकस निकेटर को। तो जब ये वापस जा रहा था तो भारत में जैसे नहीं बैठा दो, चलो भैया तुम बैठ के राजा बनो, हम तो चले। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में किसको बैठा दिया इसने जीत करके? सेलुकस निकेटर को। ये नाम याद रखिएगा, सेलुकस निकेटर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसका भी आगे कल वाले लेक्चर में जिक्र होगा। तो सिकंदर जा चुका है वापस, बैठा किसको गया है? सेलुकस निकेटर को। भारत में रूल किसका शुरू हो गया होगा? 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर की मिस्ट्री आपको समझ में कल आएगी, केमिस्ट्री। तो दोस्तों ये जो है सिकंदर यहाँ से चला था, ठीक है, पूरा कब्जा करता हुआ जो है यहाँ तक आया था। ठीक है, ठीक है। और बैटल ऑफ हिदास्पस आपको जानना चाहिए। बैटल ऑफ हिदास्पस किसके बीच में हुई थी? पोरस से लड़ाई हुई थी, जो ना, जो पोरस से लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ हिदास्पस उसको कहते हैं। पोरस जो पंजाब वाला था, उसी से तो सामना हुआ, तभी तो सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ पोरस से कि तुमने सरेंडर नहीं किया, तुम हमसे लड़े। तो बताओ तुम्हारे साथ मतलब वो हार गया था पोरस, ठीक है, लड़ते लड़ते हार गया था, लेकिन वो लड़ते लड़ते हारा है। और जब वो लड़ते लड़ते हारा है तो सीधी सी बात है, ठीक है, जब वो लड़ते लड़ते हारा है कौन? पोरस। तो सिकंदर कहता है बताओ तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? तो पोरस कहता है वही व्यवहार करो जो एक वीर के साथ करता है, कि मैं भी फाइटर तुम भी फाइटर। तो सिकंदर काफ़ी प्रभावित होता है और फिर उसको उसका राज्य वापस कर देता है। दैट इज़ द फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, तो बैटल ऑफ हिदास्पस हुई थी पोरस और सिकंदर के बीच में, झेलम नदी पे, कश्मीर तरफ पड़ती है। ठीक है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन के भारत पे इफेक्ट क्या हुए ये भी समझ लो। तो दोस्तों ये पहली बार ऐसा था कि कोई यूरोप का व्यक्ति भारत में आया था कांटेक्ट में अलेक्जेंडर के कारण। अलेक्जेंडर के इन्वेजन का दोस्तों कारण ये हुआ कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया इंडिया और ग्रीस के साथ। अब पता चला कि भारत भी कुछ है तो व्यापार बढ़ेगा भविष्य में। तो ग्रीक को पता चला कि इंडिया कुछ है, इंडिया में मौका है, अवसर है। तो आप देखोगे कि अलेक्जेंडर तो जा चुका है, लेकिन आप देखना कि ग्रीस वापस फिर आएंगे। मौर्य के, अब देखो यहाँ से मौर्य वंश शुरू हो रहा है भारत में, ये पावरफुल है। जब तक मौर्य रहेंगे तब तक कोई भारत में नहीं आएगा, और जैसे मौर्य कमज़ोर पड़ेगा फिर ये जो है ग्रीक वाले वापस आ जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता चल चुका है, इन्हें स्वाद पता चल चुका है कि हाँ वहाँ पैसा है, समझ रहे हो। तो ये वापस फिर आएंगे। कब आएंगे? अभी तो मौर्य एम्पायर शुरू हो जाएगा, चंद्रगुप्त आएंगे, ठीक है, बिंदुसार आएगा और अशोक आएगा। जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा फिर आएंगे ग्रीक वापस, पता चल चुका है उन्हें। ठीक है,
अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियन थे उन्होंने कई सारी बातें लिखी, तो उससे हमें भारत के बारे में पता चलता है अलेक्जेंडर की साइड से जो लिखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भारत की क्रोनोलॉजी समझने में मदद होती है, अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियन ने लिखा होगा वहाँ पे। सोशो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है ट्रैवलॉग से, जो वहाँ के ट्रैवलॉग थे उनमें कुछ लिखा गया होगा अलेक्जेंडर के साथ जो आए थे, तो भारत के बारे में पता चलता है। ऑटोनॉमस सिटी के बारे में पता चलता है कि सिटी ऑटोनॉमस थी, गढ़ संघ थे, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियन उधर के रहे होंगे या ट्रैवलॉग जो अलेक्जेंडर तरफ रहे होंगे उससे पता चलता है। सती सिस्टम भारत में था, गर्ल को जो है बेचा जाता था मार्केट प्लेस में पुअर पेरेंट के द्वारा। और बैल यानी कि ऑक्स की जो ब्रीड थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पाई जाती थी, ब्रीड ऑफ ऑक्सन। अलेक्जेंडर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर ने ऑर्डर किया था 2 लाख बैल को कि मैसेडोनिया में भेज देना। 2 लाख ऑक्स लेकर गया था, मैसेडोनिया भेजी गई थी। दोस्तों अदर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट अलेक्जेंडर का कैंपेन का ये हुआ कि इसने जो है इंडिया को एक्सपोज कर दिया यूरोप के लिए, ठीक है। इसने एक्सपोज कर दिया भारत को कि भारत सोने की चिड़िया है, चलो ठीक है। और गली अपने जैसे वापस जाएंगे तो रास्ते में सबको बताते चलेंगे, पता हम इंडिया गए थे, इतना पैसा वहाँ पे, इतना पैसा वहाँ पे, सबको पता चल गया, चिल्ला चिल्ला के स्कीम पूरी बता दी। तो अब सब आएंगे भारत में। सीखो हिस्ट्री से बेटा। तो इंडिया एक्सपोज हो चुका था। अब 4 लाइनें बन चुकी थी कम्युनिकेशन की इंडिया से। एक तो लैंड हो गया, ठीक है, और एक सी हो गया, ठीक है। अलेक्जेंडर ने एक एडमिरल भेजा था नियारकुस, ठीक है, वो सी रूट से होता हुआ ईरान आया था, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का एक एडमिरल था, आज भी एडमिरल रैंक होती है हमारे भारत में नेवी में। तो अलेक्जेंडर ने एक एडमिरल भेजा था नियारकुस, वो दोस्तों सी रूट से आया था ईरान। ये भी बड़ी बात पता चली। तो इससे ग्रीक मर्चेंट और क्राफ्ट्समैन को जो है ट्रेड भारत और ग्रीक के बीच में इस्टेब्लिश होने का माध्यम मिल गया, मीडियम मिल गया। एक और सिग्निफिकेंट कल्चरल डेवलपमेंट था, वो था कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट। दोस्तों कॉस्मोपॉलिटन स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पे फ्लरिश हुई? गांधार में। तो गांधार की जो आर्ट है ना, उसमें देखोगे तो आप बहुत सारे इन्फ्लुएंस मिलेंगे, क्योंकि गांधार पे हर कोई आ रहा है अपना आर्ट का प्रभाव डाल रहा होगा, इसलिए गांधार में बहुत आर्ट का डाइवर्सिटी मिलेगा। गांधार एक्सपोज है ना ऊपर से, ग्रीक का भी है, बहुत सारे इन्फ्लुएंस है। इनडायरेक्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें अलेक्जेंडर के इन्वेजन की, तो दोस्तों वो रहा भारत का यूनिफिकेशन नॉर्थ इंडिया का। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैसे गद्दी पे बैठेगा तो जितनी भी छोटे छोटे स्मॉल स्टेट थे, चंद्रगुप्त मौर्य होशियार आदमी था, चाणक्य भी उसके साथ था, तो उसने समझा कि यार छोटे छोटे ये ऊपर बैठे हैं कुकड़ुक को, अगर इनको अभी हमने पकड़ करके अंदर नहीं किया तो कल को ये जो है हमें मरवा डालेंगे। तो चंद्रगुप्त सबसे पहले क्या करता है, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको अपने मिला लेता है और मौर्य एम्पायर को जो है एक्सपैंड कर देता है। बात समझे? चंद्रगुप्त मौर्य होशियार आदमी था, उसने सबसे पहले ऊपर स्मॉल जो स्टेट थे, भविष्य में कुछ ना हो तो इसने उसको पहले कब्जा कर लिया, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट पे कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्ट था कि ऊपर जो है कब्जा करना है, ऐसा ना हो भविष्य में फिर कोई चला है दौड़ा हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की होशियारी थी, इसने सबसे पहले ऊपर सिक्योर किया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो मौर्य एम्पायर दोस्तों यहाँ से शुरू होता है। कब से? आप डेट डाल लीजिए। मौर्य एम्पायर कब से दोस्तों शुरू हो रहा है? तेज से चिल्ला कर बोलो। 321 BC से मौर्य एम्पायर शुरू होता है, और जब तक भारत में मौर्य एम्पायर रहेगा तब तक कोई भारत में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हमने सिक्योर कर ली हैं, ठीक है। और जैसे मौर्य एम्पायर डिक्लाइन करेगा, आप देखोगे आक्रमण होना फिर शुरू हो जाएंगे। अशोक के बाद, अशोक लास्ट होगा मौर्य एम्पायर का, हालांकि उसके बाद और भी आएंगे हमें पता है। पावरफुल लास्ट जो मौर्य एम्पायर का होगा वो अशोक होगा। अशोक के बाद जो है जैसे कमजोर पड़ेगा तो आक्रमण होना बाहर से फिर शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो ये दोस्तों आपको समझ में आया मामला? दोस्तों ये बाकी बातें हम कल करेंगे, आज जो है इतना ही, ठीक है। लेक्चर को समाप्त करते हैं। एक बार दोस्तों मैप को फिर देख लीजिए, चलते चलते न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, आपका अपना क्या नहीं है। दोस्तों ये मगध का है, बिंबिसार के समय ये छोटा था, अजातशत्रु के समय है, ये शिशुनाग के समय है, ये नंदा डायनेस्टी के समय है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, ये अशोक का है पूरा, ठीक है। तो अशोक ने बहुत अफगानिस्तान तक अशोक चला गया था। तो दोस्तों आपको समझ आ चुका होगा। और दोस्तों वीडियो ऐसी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे, इतने कम समय में बेहतरीन क्वालिटी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को लेक्चर को जल्दी वीडियो के साथ ले जाएं। वंदे मातरम। दोस्तों 2 लेक्चर सुबह शूट किए हैं,
4 घंटे हो चुके हैं लगभग लगभग।